और अब हम आपको एक बार फिर गुजरांवाला लिए चलते हैं। मरियम नवाज खिताब कर रही है। और फिर कहते हो, और फिर खिसियानी बिल्ली बनकर कहते हो कि मेरे पास बड़े राज हैं, लेकिन मैं खोलूंगा नहीं। अगर तुम्हारे पास कोई राज होते तो तुम आज पूरी दुनिया के सामने उनको नशर करते। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये चुप करके इसलिए बैठेगा, ये नहीं लड़ सकता, ये अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता, इसलिए इसको पता है कि यहां इसने जबान खोली, वहां इसके करप्शन के पलंदे खुल जाएंगे। एलएनजी की 122 अरब की डीलें खुल जाएंगी, आटा माफिया खुल जाएगा, चीनी माफिया खुल जाएगा। और सबसे बड़ा स्कैंडल जानते हो गुजरांवाला वालों, लाहौर की फराह, जिसके ताने बाने सारे बनी गाला के जादू टोने से मिलते हैं। कोई ट्रांसफर, कोई पोस्टिंग, कोई तब्दीली फराह को करोड़ों रुपया दिए बगैर नहीं होती। और गुजरांवाला वालों, गुजरांवाला वालों, इसने 1200 करोड़ रुपया, 12 अरब रुपया इसने नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत ढूंढने में खर्च किया। आपके खून पसीने की कमाई। मुझे ये बताओ, क्या ये तुम्हारे खानदान की कमाई है? और बदले में क्या निकला? पूरी दुनिया ने कह दिया कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन है। शहबाज शरीफ सादिक और अमीन है। शुक्रिया इमरान खान, जो तुमने 12 अरब रुपया आवाम का खर्च किया, उसका हिसाब तो हम ले लेंगे तुमसे इंशाल्लाह। लेकिन तुम्हारा शुक्रिया, तुमने पहले जज अरशद मलिक से नवाज शरीफ की बेगुनाही की तुमने बात सुनवाई, फिर तुमने लंदन से जो अदालतें हैं वहां से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हक में गवाही आई। तो मेरे भाइयों, और अमर बिल मारूफ की बातें करता है। अगर पाकिस्तान में कोई डीजल कहलाने का हकदार है, उसका क्या नाम है? इमरान खान। क्योंकि हाथ उठा के गवाही देना गुजरांवाला वालों, डीजल जितना आज महंगा है कभी महंगा हुआ? तो फिर डीजल कौन? आवाज नहीं आई। डीजल कौन? झूठा कौन? नौसरबाज कौन? बदजुबान कौन? बदतमीज कौन? मुनाफिक कौन? रोटी चोर कौन? तो मेरे भाइयों, गुजरांवाला वालों, ये वादा रहा कि इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आएंगे, आपकी किस्मत बदलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। गुजरांवाला वालों, एक दफा और एक बात सुन लो, एक बात सुन लो गुजरांवाला वालों, आखिरी बात। गुजरांवाला वालों, मुझे आपके ऊपर फख्र है, क्योंकि गुजरांवाला वालों, तुसी कदी नवाज शरीफ दी कंड नहीं लगन दिती। चाहे वो जजेस बहाली का लॉन्ग मार्च हो, या वो नवाज शरीफ को जब तनख्वाह ना लेने पर निकाला था, या वो जीटी रोड वाला मार्च हो, गुजरांवाला ने फैसला कर दिया। और गुजरांवाला न सिर्फ गुजरांवाला है, बल्कि बड़ा बरकत वाला भी है। गुजरांवाला वालों, मैं नवाज शरीफ की तरफ से आपको कहती हूं
गुजरावाला आई लव यू। गुजरावाला वालों, अल्लाह आपका हामियो नासिर हो। अल्लाह हाफिज। मरियम नवाज महंगाई मुकाओ मार्च से खिताब कर रही हैं, कह रही हैं ये गुजरावाला नहीं है, ये बरकत वाला है। अब से पहले तक वो इमरान खान पर खासी तनकीद कर रही थी। अलकाबात वो कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे कैसे अल्फाज कह जाते हैं, इस पर भी तकरीर करती आई थी। लेकिन आज मरियम नवाज ने खुद भी बहुत कुछ कहा। चूहा, सियानी बिल्ली, अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते, इनके स्कैंडल्स खुल जाएंगे, असल डीजल तो आप हैं। मरियम नवाज ये सब कुछ कह रही थी। साथ के साथ वो ये कह रही थी कि बाहर बैठे हुए नवाज शरीफ ने एक गेंद के ऊपर 10-10, 12-12 विकेटें ले ली हैं। मरियम नवाज को ऐसा लगता है? बिल्कुल, मरियम नवाज का आज बड़ा जोशीला खिताब है। बॉडी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा चेंज लगी। उन्होंने कहा कि भाई पूरी दुनिया ने कह दिया है कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन है। रोने की आवाज़ आ रही है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आएंगे और आपकी किस्मत बदलेंगे। उन्होंने कहा कि गुजरावाला वालों ने कभी भी नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा है, तो अब भी ऐसे ही होने जा रहा है। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि परेड ग्राउंड वालों, अगर जलसा देखना है तो गुजरावाला का जलसा आके देखो, हम तुम्हें बताएंगे कि जलसा तो ऐसे होता है। उनका कहना था कि 10 लाख लोग आएंगे, 10,000 लोग भी नहीं आए परेड ग्राउंड में। परेड ग्राउंड में जलसा करने वालों देखो, जलसा ये होता है। उन्होंने कहा कि जब कोई जा रहा होता है तो 50-60 लोग उसको जाकर रुखसत कराते हैं, लेकिन इमरान खान तुम्हें तो कोई रुखसत करने भी नहीं आया। एक और सियासी गहमा गहमी उसी की तरफ ले चलते हैं, आपको उसी की बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद का सेक्टर H9, इसके ग्राउंड में PDM का पंडाल भी लगा हुआ है, इसकी बात कर लेते हैं। इस पंडाल में कारकुनों की बड़ी तादाद इकट्ठा हो गई है, मौजूद है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मरकजी कंटेनर पर मौजूद हैं। बिल्कुल, इस वक्त आप देख सकते हैं समा की स्क्रीन पर ये मनाजिर है। मौलाना फजल रहमान इस वक्त कंटेनर पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर H9 के ग्राउंड में PDM का पंडाल भी लगा हुआ है, जहां कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान इस वक्त मरकजी कंटेनर पर मौजूद है। और मौलाना फजल रहमान आज क्या बात करने जा रहे हैं, ये बड़ी गौर से सुनना पड़ेगी, क्योंकि कल जो है वो मौलाना साहब यही कह रहे थे कि पहले इमरान खान ने जितनी बात करनी है वो परेड ग्राउंड जलसे में कर लें, उसके बाद मैं बात करूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो अब देखते हैं कि आज मौलाना फजल रहमान के पास ऐसा क्या है कि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इस जलसे का इंतजार कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि जितनी बातें उन्हें करनी है वो कर लें, फिर उसके बाद हमारा बोलने का वक्त होगा, फिर हम बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। 3-3, 4-4 बड़ी बड़ी सियासी एक्टिविटीज़ जिसको आज हम कवर कर रहे हैं और आपके सामने रख रहे हैं। परेड ग्राउंड का जलसा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म खुद पहुंचे थे, लोगों की बड़ी तादाद वहां इकट्ठा हुई थी। एक वो मामला था। उसके बाद में हमने आपको बताया गुजरावाला के बारे में, क्योंकि वहां पर है क्या, वहां पर है PMLN का महंगाई मुकाओ मार्च, और वहीं पर जलसे से खिताब किया मरियम नवाज ने, हमजा शहबाज ने। और अब जो आप मनाजिर देख रहे हैं ये इस्लामाबाद के हैं, ये H9 ग्राउंड है और यहाँ पर PDM की तैयारी पूरी है। तकरीरों का सिलसिला अब शुरू होने को है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने परेड ग्राउंड जलसे में वो कुछ कह दिया जो इससे पहले कभी सामने नहीं आया। वज़ीर आज़म ने कहा, बाहर से पैसों की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। लंदन में बैठा शख्स किस किस से मिलता है, पाकिस्तान में बैठे किरदार किस के कहने पर चल रहे हैं, सब मालूम है, हमारे पास सबूत हैं। अब जिसे भी शक है आ जाए, ऑफ द रिकॉर्ड बात कर ले। मुल्की मफाद के नाम पर हमें लिखकर धमकी दी गई। उनका ये भी कहना था कि उनकी मुखालिफत में कातिल और मकतूल इकट्ठे हो गए। उन्हें एक जगह लाने वालों को भी जानते हैं। आज भुट्टो वाला वक्त नहीं, किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे, इमरान खान ने कहा। बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है, मेरी कौम ये जानना चाहती है कि लंदन में बैठा हुआ किस किस से मिलता है। ये जो गोलमोल गोंगलू किस किस से मिलता है लंदन में बैठा हुआ, और पाकिस्तान में बैठे हुए किरदार किसके कहने के ऊपर चल रहे हैं। पाकिस्तानी किरदार किसके कहने पे चल रहे हैं। हमारे मुल्क में मुल्क के अंदर मौजूद लोगों की मदद से हुकूमतें तब्दील की जाती रही। हमें पता है कि किन किन जगहों से
बाहर से हम पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, हमें मिलता है। लेकिन हमारे मुल्क की मफाद में लिखकर हम कह रहे हैं कि हमारे मुल्क की मफाद में, लेकिन लिख के हमें धमकी दी गई है। हमें कहा है कि मुल्क की मफाद, हमें धमकी दी गई है। हम मुल्क की मफाद पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो, उसने जब मुल्क को आजाद फॉरेन पॉलिसी देने की कोशिश की तो फजलुर रहमान, भगोड़ू नवाज शरीफ, जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ तहरीक चलाई, और आज जैसे हालात बना दिए गए मुल्क में, हालात की वजह से जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। आज उसी भुट्टो के दामाद आसिफ जरदारी, सबसे बड़ी बीमारी, शर्म नहीं आती कि सियासत तो करनी है नाना के ऊपर, और जिन लोगों ने उसको फांसी दिलवाई थी अपनी कुर्सी की खातिर उनके साथ घुसे हुए हैं दोनों अंदर। ये जो आज कातिल और मकतूल इकट्ठे हो गए हैं, इनको जिन्होंने इकट्ठा किया उनका भी हमें पता है। बाहर से हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को मुतासिर किया जा रहा है। इस साजिश का हमें पिछले महीनों से पता है। भुट्टो वाला टाइम नहीं, वक्त बदल चुका है। हम सबसे दोस्ती करेंगे, गुलामी नहीं करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने खिताब में कहा कि कप्तान को बता दिया है कि मंसूबा क्या है, कहां चल रहा है, कौन बना रहा है। बतौर वजीर खारजा सीने में बहुत से राज हैं, चाक कर दूं तो मुखालफीन मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इमरान तन्हा एक तरफ खड़ा है और सब यकजा हो गए। मेरे सीने में बहुत से राज हैं, खुदा की कसम चाक कर दूं तो ये मुंह दिखाने के काबिल न रहे। अल्लाह गवाह है, मैंने अपने कप्तान को बता दिया ये मंसूबा क्या है, इरादा क्या है, मंसूबा बंदी कहाँ हो रही है, कौन कर रहा है। मैं और वजाहत नहीं करना चाहूंगा। जब वो कहता है एब्सोल्युटली नॉट, तो उसकी कीमत है दोस्तों। क्या वो कीमत चुकाने के लिए इमरान का साथ दोगे? इमरान का साथ दोगे? तुम मायूस हम नहीं करेंगे। और उन्हें भी कहूंगा कि जिन्होंने जो डगमगा रहे हैं, फैसला कर लो, ये कौम तुम्हें माफ नहीं करेगी। आसिफ अली जरदारी, तेरे पास जितनी दौलत है ले आ, इसमें से एक भी कारकुन बिकने के लिए तैयार नहीं है। हम जमीर नहीं बेचेंगे, हम सौदा नहीं करेंगे। तुम एनआरओ दे दो, हम अदम एतमाद वापस ले लेंगे। क्या एनआरओ दे दे? कौम कह रही है मुझे चाहिए पुराना खान और नया पाकिस्तान, नया पाकिस्तान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीटीआई के मुनहरिफ अरकान को पैगाम दिया, वोट डालने गए तो कौम माफ नहीं करेगी। आपको हुकूमत पसंद नहीं तो इस्तीफा दो। 25 करोड़ सामने रखकर कहना कि ज़मीर जाग गया है, कौम ये नहीं मानेगी। मेरी सारी कौम देखेगी जब वोटिंग होगी, जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट में वोटिंग होगी, मेरी कौम सब देखेगी। एक एक आदमी को आप देखना, जो वह वोट डालने जा रहेगा हमारी तरफ से। मैं आज उनको एक पैगाम देना चाहता हूं कि ये ना करना, ये आप ना करना। इस कौम ने कभी आपको माफ नहीं करना। आप जितना मर्जी कहें, जितना मर्जी कहेंगे कि जी वो देखे ना हमारे से हुकूमत ने अच्छा नहीं किया, देखें जी उन्होंने मेरे काम नहीं किए, देखें जी वो महंगाई नहीं रोकी गई। आपके पास जो रास्ता था वो एक ही है, जमहूरियत में एक रास्ता है, रिजाइन करो।
अगर आपको हुकूमत नहीं पसंद आ रही तो रिजाइन करो, लेकिन 25 करोड़ रुपए सामने रख के और कहना कि जी तब आपका ज़मीर जाग जाए, वो कौम नहीं मानने लगी। न पार्लियामेंट, न साथी, न अवाम, कोई नहीं चाहता आप हुकूमत में रहें, इसीलिए इस्तीफा दें और घर जाएं। मरियम नवाज की हमजा शहबाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान कभी साथियों को धमका रहे हैं, कभी साथ देने की भीख मांग रहे हैं। आपके साथी आपको छोड़ गए तो क्या ये अमेरिका की साजिश है? ना आवाम चाहती आप रहें, ना आपकी पार्टी चाहती आप रहें, ना पार्लियामेंट चाहती आप रहें, तो आप क्यों इक़्तिदार से चिपके हुए? और आप लोगों को कहते हैं मेरे पास बड़ा ट्रम्प कार्ड है। आपके पास एक ही कार्ड है कि आप इस्तीफा दें और घर जाएं, बल्कि हमेशा के लिए सियासत से किनारा कशी इख्तियार करें और अपने लोगों को कभी भीख मांगते हैं कि वापस आ जाओ, कभी धमकी देते हैं वापस आ जाओ, कभी कहते हैं कि वो लौटें। तो ये वही लौटे हैं जिनसे आप पिछले 3-4 साल में वजू करते रहे। आप कहते हैं कि ये कोई अमरीकी साजिश है? एब्सोल्युटली नॉट। क्या अमरीका ने आके आपके मेंबर्स को कहा था कि इमरान खान को छोड़ दो? बड़ी ढिठाई से ये कहते हैं कि ECB का चेयरमैन जो है वो नवाज शरीफ का बंदा। जो आपसे सवाल करे वो नवाज शरीफ का बंदा। अगर आप अपनी हुकूमत में रहते हुए नवाज शरीफ से इतने आजिज आ गए कि वो लंदन से बैठ के सबको कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो तो आपको शर्म से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। जो आप अच्छे बच्चे बने हुए हैं ना, बड़ी चालाक लुमड़ी बन के आप ये बात कल कह रहे थे कि नवाज शरीफ आएगा तो इदारों को ये कर देगा। तुम चालाक लुमड़ी बनने की कोशिश ना करो, तुम्हारी ये चालाकियां अब नहीं चलेंगी। ये तुम किसको सुना रहे हो? डरा रहे हो इदारों को। और तुम जो कह रहे हो कि मैं खामोश हूँ, सब मैं जानती हूँ कि ये तुम यू आर नॉट अ गुड बॉय, इसलिए कह रहे हो कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी करप्शन के इतने बड़े बड़े सबूत हैं, करप्शन के इतने बड़े बड़े सबूत हैं। स्कैंडल्स का बाप है ना, फरा नामी खातून है, उसकी जब डिटेल्स बाहर आएंगी आपको समझ नहीं आएगी कि आप कहाँ जाएं, और उसके सबूत मौजूद हैं और तुम्हें पता है कि तुमने मुंह खोला तो तुम एक दिन जेल बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। तो इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब ने। नदीम मलिक साहब, ओवरऑल जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खिताब किया, तो जाहिर सी बात है जिस बैरूनी साजिश का उन्होंने जिक्र किया, एक तो उस हवाले से भी, और दूसरा ये भी बताएगा कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से उन्होंने बात की कि अब मुकाबला वहीं पर होगा, तो वो भी जरा बताएगा कि क्या स्ट्रेटजी लग रही है अब। प्राइम मिनिस्टर की आज वाली स्पीच से बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि वो अपनी किसी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को सामने लेकर आएंगे। अगर ये प्राइम मिनिस्टर को यकीन हो कि उसके बंदे टूट चुके हैं और एलाइज उसके दूसरी तरफ मिल चुके हैं, और एक उन्होंने फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का जिक्र कर दिया कि फॉरेन पैसा चल रहा है, तो अगर ये सारी चीजें उन्हें पता है कि उनकी हुकूमत गिराने के लिए साजिश हो रही है, तो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी सामने आनी चाहिए थी, जो नहीं है। मुझे ऑनेस्टली इसके ऊपर सरप्राइज हुआ। मेरे ख्याल में इनके पास दो बड़े सियासी हथियार थे, एक पंजाब हुकूमत, एक KP हुकूमत, और तीसरा कौमी असम्बली की वो नशिस्तें जो इनके अपने हाथ में थी। 2 असम्बलियां डिसॉल्व करके इस्तीफा देकर बहुत हाई मॉरल ग्राउंड लेकर मैदान में उतरते और कहते कि मैं ऐसी इस पार्लियामेंट में नहीं रहता, मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, अपने अवाम के पास, उनका वोट लेकर दोबारा आऊंगा और पार्लियामान में आके अपने पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। वो एलिमेंट इसमें से मिसिंग रह गया। बाकी इन्होंने रिप्ले किया है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 1977 का, वो साइरस वेंस उनके US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का खत लहरा के भुट्टो ने अमेरिकन सेंटर रावलपिंडी मरी रोड के ऊपर लहरा के तो कहा था कि उसने मुझे खत लिखा है और क्वाइट टॉक का है कि खामोशी से बातचीत कर रहे हैं। उस वक्त पाकिस्तान फ्रांस से एटमी वो रिएक्टर हासिल करने की कोशिश कर रहा था और अमेरिका उसको रुकवाने की कोशिश कर रहा था, और भुट्टो ने एक पॉपुलर अप्रोच अपनाई थी क्योंकि उस वक्त PNA की तहरीक जोरों पर थी और वो 9 सितारे वो बातचीत के अमल में मसरूफ थे जिसमें जनरल ज़िया का रोल था। तो प्राइम मिनिस्टर ने उस रेफरेंस से वो आज जिक्र कर दिया एस्टेब्लिशमेंट का इनडायरेक्टली, क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ पॉलिटिक्स में नहीं थे, उस वक्त जनरल ज़िया थे, जो जनरल ज़िया नवाज शरीफ को लेकर आए थे। तो लेकिन असल पॉलिटिकल स्ट्रेटजी वाला हिस्सा वो छोड़ गए, बाकी सब कुछ कह गए लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रेटजी उसमें से मिसिंग रह गई। नदीम साहब, एक बात और भी हुई, मरियम नवाज साहबा जब खिताब कर रही थी, वो जो जलसे से तकरीर कर रही थी, तो उन्होंने करप्शन केसेस की बात की, बहुत सारे केसेस उन्होंने गिनवाए। फिर उन्होंने कहा कि करप्शन के मामले में कुछ नए किरदार भी सामने आए, खातून का जिक्र किया उन्होंने, फरहा नामी खातून का जिक्र किया। सर, ये किस तरफ करप्शन की बातें जा रही हैं और ये किस तरह से आप देख रहे हैं इन मामलात को, इस तरह की तनकीद को? देखिए, ये एक अपोजिशन मुसलसल इस चीज को उठा रही है और मेरे ख्याल में इसके अंदर मजीद तेजी आएगी।
सुनने में ही आया है कि जो पंजाब के अंदर करप्शन के बहुत ज्यादा चार्जेस हैं, वो जहां बुजदार की नाहली के ऊपर लगाए जाते हैं, उनके बहुत सारे फैमिली मेंबर्स के ऊपर सवाल उठता है, वहाँ गुज्जर साहब और उनकी अहलिया जिनका मरियम ने नाम लिया, उनकी तरफ बार बार उंगली उठाई जाती है कि उस सारे अमल में उस पंजाब के अंदर जो इनएफिशिएंट गवर्नेंस थी, पुअर गवर्नेंस थी और जो करप्शन थी, जिसके ऊपर कई दफा प्रोग्राम में भी आकर PMLN के मेहमान कहते हैं कि कहीं IG की तैनाती होती है या DPO की तैनाती होती है या किसी का तबादला होना होता है तो उसके लिए पहले एडवांस में पैसा पकड़ा जाता है। ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि वो सारे इल्जामात का रुख वो गुजर साहब की फैमिली की तरफ जाता है और इसके ऊपर शायद प्राइम मिनिस्टर को आइंदा आने वाले दिनों में एक डिफेंसिव पोजीशन इख्तियार करनी पड़ जाए। जी नदीम साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। बिल्कुल। और अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के वफ़द की चौधरी बरादरान से मुलाकात हुई है। मुस्लिम लीग नून और काफ लीग के रहनुमाओं की मीडिया से ये गुफ्तगू है। आपको बताएं कि इस वक्त तारिक बशीर चीमा और ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं समा की स्क्रीन पर। ये बात मैं पहली बार नहीं कर रहा और वो हमजा शहबाज साहब जेल में थे या सलमान रफ़ीक साहब थे, प्रोडक्शन ऑर्डर का वहाँ पे वो रेगुलेशंस नहीं थे, वो बनाए स्टैंड लिया और वो तमाम फंडामेंटल राइट्स जो एक सियासी कैदी के हैं वो उनको दिए। इसी तरह जब मियाँ साहिबान के घर में उनके बुजुर्ग की रहलत हुई तो चौधरी ख़ानदान पूरी फैमिली साथियों समेत आए और बहुत देर वहाँ उन्होंने ताज़ियत की और अपनों की तरह ताज़ियत की। तो हमारे बीच दूरी नहीं है, हमारे बीच जो सर्द मोरी थी वो बर्फ पिघल चुकी है। बहुत पिघल चुकी है। चौधरी फैमिली के साथ में दूरियां नहीं थी, एक बर्फ थी जो पिघल गई है। प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मामला हो या फिर किसी के रहलत का मामला हो, चौधरी बरादरान वहाँ पर भी काम करते हैं, जमहूरी तसलसल के लिए भी काम करते हैं और अगर कोई अफसोस के लम्हात आ जाए फैमिलीज़ में, किसी की अयादत या किसी की ताज़ियत का मामला आ जाए तो उसमें भी चौधरी बरादरान आगे से आगे होते हैं, पीछे नहीं होते। साद रफ़ीक साहब बड़ी बैठक के बाद बाहर आए, तारिक बशीर चीमा बड़ी बैठक के बाद बाहर आए, काफ लीग के वफ़द के साथ मिले थे और अब उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की है। बिल्कुल, और उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने ये बताया कि इन दोनों के दरमियान जो बर्फ थी वो अब पिघल चुकी है। उन्होंने कहा कि जब मियाँ साहिबान के घर में जब रहलत का माहौल था तो यही चौधरी बरादरान जो थे उनके वहाँ आए, उनकी फैमिली से मिले और अब जो भी दरमियान में सर्द मोरी थी वो ख़त्म हो चुकी है। ये इंतहाई अहम बैठक थी। तारिक बशीर चीमा, ख्वाजा साद रफ़ीक हमें एक साथ नजर आए वहाँ पर। असलम खोकर से मजीद जानते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, मजीद क्या कुछ है बताने के लिए उनके पास। असलम, अपडेट कीजिए इस मुलाकात का अहवाल। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और काफ लीग के दरमियान जो मुलाकात तय पाई थी उस हवाले से नून लीग का वफद जो है वो यहाँ पे पहुंचा था, जिनमें मैं आपको बताता चलूँ कि ख्वाजा आसिफ थे, साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, ये लोग यहाँ पे पहुंचे, उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद यहाँ पे अभी टॉक जब की गई तो उनसे मुख्तलिफ सवालात हुए, खासतौर पर पंजाब असम्बली में तोड़ने के हवाले से, फिर जो परवेज इलाही को वजारत देने के हवाले से बात हुई। तो इस हवाले से ख्वाजा साद रफ़ीक ने सिर्फ ये कहा कि हमारी दूरियां नहीं थी, हमारे दरमियान जो तलखियां थी वो अब खत्म हो गई हैं, बर्फ जो है वो काफी हद से पिघल चुकी है। उन्होंने इस चीज का तस्करा किया कि हमारे जो मेम्बरान जेलों में थे तो उस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली, स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, खासतौर पर प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से। तो उनका ये कहना था कि जब हमारे यहाँ जो एक वफात हुई तो उस हवाले से भी उनका एक वफाद आया और बड़ी डिटेल मुलाकात हुई। ये मुलाकात और मुशावरत हमारी जारी है और इंशाल्लाह हमारे दरमियान जो तलखियां थी वो खत्म होगी और हमें उम्मीद है कि जो तरीके अदम एतमाद है उस हवाले से काफ लीग जो है वो हमारा साथ देगी। जब उनसे थोड़े से और सवाल करने की कोशिश की तो बिल्कुल शॉर्ट, ज्यादा गुफ्तगू नहीं की दोनों ने, तारिक बशीर चौधरी और साद रफ़ीक ने। ताम जो तारिक बशीर चौधरी है उनका ये कहना था कि हमारी जो मुशावरत है वो जारी है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। खासतौर पर जो बातें चल रही हैं, सब जब साफिर उनसे सवाल किया परवेज इलाही की वजारत के हवाले से तो उनका ये था कि ये कहना कबल वक्त होगा, ताहम इस हवाले से हमारी बातचीत एक दूसरे के दरमियान चल रही है। और थोड़ा सा वाज़ेह करें, काफ लीग का खुद क्या बता रहे हैं इस बैठक के बारे में, इसको थोड़ा सा वाज़ेह करें। जी बिल्कुल, इस हवाले से तारिक बशीर चौधरी ने ज्यादा बात नहीं की, उन्होंने यही कहा कि जो साद रफ़ीक बात कर रहे हैं वही बात है, हमारी बात अभी चल रही है, मुशावरत चल रही है और अभी बताया यही जा रहा है कि कल जो है काफ लीग का वफद भी नून लीग के पास जा रहा है और उस पर जो इनके दरमियान बातचीत चल रही है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, तो उस पर तफसीली बात फिर वहाँ पे भी हो सकती है। तमाम आज ये बात जो है उनका यही कहना था कि हमने तहरीक एतमाद के हवाले से जो एक दूसरे का दरमियान डिस्कशन का सिलसिला है उसको जारी रखा है, मुशावरत को जो है वो जारी रखा है। अच्छा, जिस तरह आप बता रहे हैं कि मुशावरत का सिलसिला उन्होंने जारी रखा है, तो क्या लगता है एक दो दिन में फिर सामने आ जाएंगी चीजें कि किस तरफ है इनका झुकाव, किस तरफ जा रहे हैं?
जी, इस हवाले से जब सहाफियों ने सवाल किया खासतौर पर काफ लीग से कि आप लोग कब तक जो है इस बात का फैसला करेंगे, क्योंकि इत्तेहादियों का जो किरदार है वो बहुत अहम है और मुलाकातें दोनों तरफ से हो रही हैं, तो इस हवाले से उन्होंने वाज़ेह नहीं किया। हाँ, ये बात जरूर है कि तारिक बशीर चीमा ने ये बात जरूर की कि हमारी ख्वाहिश है, हमारी जमात छोटी है लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है कि बाप, इसके अलावा GDA और जो दूसरी इत्तेहादी जमातें हैं वो हमारे साथ चले। हम ये चाहते हैं कि हम एक लाहे अमल बनाए, इकट्ठे जाएं, अगर चाहे वो हम हुकूमत की तरफ जाना चाहते हैं चाहे हम अपोजिशन की तरफ जाना चाहते हैं। तो इस हवाले से उनका ये कहना था कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपनी जो इत्तेहादी जमात के लोग हैं उनको साथ लेकर चलें और एक फैसला जो है हम करें। हम अभी ये बात भी ख्वाजा साद रफीक ने वाज़ेह की कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो अवाम के लिए है, इसमें किसी लेन देन का कोई जिक्र नहीं है। लेन देन के हवाले से हमने नहीं किया कि हम आपको वजारत आला देंगे या कुछ चीज देंगे। हम ये बातें जरूर चल रही हैं और इस हवाले से वाज़ेह जवाब देने से जो इनकार किया गया। और असलम खोकर साथ रहें, बिल्कुल मुख्तसर से गुफ्तगू की गई है, दोनों जानिब से मुशावरत होगी, एक इत्तेहादी नहीं आएगा, उसके साथ साथ वो दूसरों से भी बात करेंगे। क्यू लीग की तरफ से ऐसा सुनने को मिला, जबकि PMLN की तरफ से साद रफीक साहब की तरफ से ये सुनने को मिला कि जी बर्फ थी वो पिघल गई, दूरियां नहीं थी, मरासिम अच्छे थे, बहुत बेहतर थे, बस वो बर्फ थी जो जाती रही। अब जरा हमें ये भी बताइए, ये मुलाकात बहुत अहम थी, कितनी देर जारी रही, कितनी देर की ये बैठक थी? जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि ये जो मुलाकात है तकरीबन 1.5 घंटा से ज्यादा जारी रही है। ये मुलाकात यहाँ पे जब वो पहुंचे इनका बड़ा पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल भी किया गया। जो तारिक बशीर चीमा जो है वो मौजूद थे, उन्होंने इसका इस्तकबाल किया, सालिक चौधरी ने उनका इस्तकबाल किया। बैठक जो है वो जारी रही, बातचीत जारी रही। ताहम था यही के बाद जो तमाम लीडरान है वो बार बात करेंगे, ताहम नुमाइंदे दो उन्होंने बनाए क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने भी इस हवाले से बात नहीं की। इसके साथ साथ अयाज सादिक जो है वो भी उन्होंने भी बात नहीं की, सिर्फ ख्वाजा साद रफीक ने जो यहाँ पे आके बात की, बड़ी मुख्तसर थी बात, बिल्कुल थोड़ी सी उन्होंने बात की, ज्यादा लंबी बात नहीं की। जब उनसे कुछ सवाल ऐसे भी थे जिनमें उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया और चुप करके चले गए। खास तौर पे जो वजारत आला के हवाले से जो सवाल किया गया उस पर दोनों जो लीडरान थे, रहनुमा थे, वो बिल्कुल मोहतात हमें नजर है, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। हाँ, ये जरूर कहा कि जो मुशावरत है उसका सिलसिला चल रहा है। ठीक है, अच्छा, उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि मुशावरत का जो सिलसिला है वो चल रहा है, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं असलम खोकर, तो ये बताइएगा कि नून लीग का क्या आपको मूड नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसी भी कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद नून लीग जो है इनको कोई वजारत आला देने के लिए तैयार हो जाएगी। ये सवाल किया गया जब साद रफीक से कि खबरें यही आ रही हैं। पहले जो खबर थी कि नवाज शरीफ ने जो है वो इनको वजारत आला ना देने का जो कहा है, वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो वजारत आला नहीं देंगे काफ लीग को, तो उस पर उन्होंने ये कहा कि ऐसी कोई बात नहीं और ये खबरें बेबुनियाद है। उनका ये कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये खबरें बिल्कुल बेबुनियाद है, अभी तो बस मुशावरत का सिलसिला है वो जो जारी है। असलम खोकर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इमरान खान कहते थे परेड ग्राउंड में 10 लाख लोग आएंगे, 10,000 लोग भी नहीं आए। मरियम नवाज का दावा, गुजरावाला में लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब में कहा, जब कोई जा रहा होता है तो 50-60 लोग एयरपोर्ट जाकर रुखसत करते हैं, मगर इमरान खान को तो कोई रुखसत करने भी नहीं आया। कहता था 10 लाख लोग आएंगे, 10 लाख तो क्या 10,000 बंदा नहीं आया उसके जलसे में। न सिर्फ ये कि जलसा फेल हो गया है, गुजरावाला वालों, परेड ग्राउंड में जलसा करने वालों, अगर पता नहीं है कि जलसा क्या होता है तो गुजरावाला हो और देख लो। मैं पाकिस्तानियों को, इस्लामाबाद वालों को सलाम पेश करती हूं कि आज इमरान खान के जलसे में ना जाकर उन्होंने इमरान खान की हुकूमत में सियासत हमेशा के लिए दफन कर दी है। अगर कोई एयरपोर्ट जाता है ना, जब उसको रुखसत करने 50-60 बंदे उसको रुखसत करने भी चले जाते हैं, तो मैं तो रुखसत करने भी इतना बंदा नहीं आया। ये जलसे से खिताब था। मीडिया से बात की बिलावल भुट्टो ने, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का वक्त ख़त्म हो चुका है, अब सरप्राइज़ के ऐलानात के लिए बड़ी देर हो चुकी, आपको जो करना था पहले कर लेते, आप अवाम आपको पहचान गई है। वज़ीर आज़म का वक्त
खत्म हो चुका है, जब अपना अक्सरियत खो बैठा है, हुकूमत खत्म हो चुका है, अब सरप्राइज का जो ऐलानात है वो बहुत देर हो चुका है। आपने जो करना था वो पहले 3 साल में कर लेता। अब ये सारे शोशे, ये सारा प्रोपेगेंडा, ये सारा दबाव बिगाड़ने की कोशिश अब ये नहीं चलेगा। पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि नया पाकिस्तान का मतलब है महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत। तब्दीली का असल चेहरा तबाही है। और अगर ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि न्यूट्रलिटी का दौर आ चुका है, हम उम्मीद रखते हैं कि ये न्यूट्रलिटी रहेगा। हम समझते हैं कि ये अदम एतमाद उस न्यूट्रलिटी के सबसे बड़ा इम्तिहान होगा, और जब तक दायरे अपने ही दायरे में काम करते रहेंगे उतना हम उनका तस्दीक नहीं करेंगे। बहुत ही देर हो चुका है, अब एक ही रास्ता है कि हिम्मत करें, पार्लियामान में आए, मुकाबला हो। ये शख्स अपना शिकस्त नजर आते हैं। पाकिस्तान का हर इदारा को मुतनाज़ा बनाना चाह रहा है, पाकिस्तान का पूरा जमहूरियत को मुतनाज़ा बना रहा है। वजीर दिफा परवेज खटक कहते हैं जो हमारा साथ छोड़ रहे हैं वो हमारे थे ही नहीं, ये जब अवाम में जाएंगे तो जूते पड़ेंगे। असद उमर बोले जलसा देखकर दिल चाहता है इमरान खान जल्द इलेक्शन करवा दें। परेड ग्राउंड जलसे से वफाकी वुज़रा का पुरजोश खिताब। वजीर दिफा परवेज खटक बोले जो हमारा साथ छोड़ रहे हैं वो हमारे थे ही नहीं। हमारे साथ ब्लैकमेलर्स एमएनएज आए थे जो हमारे नहीं थे, जो हमारे थे ही नहीं तो गिल्ला किस बात की। उनको भी मैं कहता हूँ पछताओगे, जब अवाम में जाओगे जूते पड़ेंगे। फवाद चौधरी का कहना था कि मुनहरिफ अरकान अपने हलके में भी नहीं जा सकते। जिन्होंने इमरान खान की पीठ में खंजर घोंपा, तुम लोग इस्लामाबाद में छुप के बैठे हुए, अपने हलकों में खड़े होकर दिखाओ, तुम्हें 100 जूते हर मिनट में पड़ेंगे। असद उमर ने कहा इमरान खान अपनी नहीं पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। जलसे में शुरका की तादाद देखकर दिल चाहता है इमरान खान जल्द इलेक्शन करा दें। इलेक्शन तो अगले साल है। दिल मेरा ये कहता है कि खान साहब इलेक्शन कॉल कर ही लो, इनको पता चल जाए कि पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है। पीटीआई रहनुमाओं का कहना था कि इमरान खान मुल्क को लुटेरों और चोरों से बचाना चाहते हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ कहते हैं जलसों और धमकियों से कोई खौफ नहीं, अब तक सूरत हाल न्यूट्रल है। यही हाल रहा तो नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान में नजर आएंगे। हुकूमत तहरीक आदम एतमाद से खौफजदा है, मुनहरिफ अरकान की मिन्नतें कर रही है। लीगी रहनुमा राना सना के पीटीआई सरकार पर वार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा नून लीग इलेक्शन के लिए तैयार है। रोजाना जलसे कर रहे हो, वहाँ पे गाली गलोच कर रहे हो, वहाँ पे धमकियाँ दे रहे हो कि जी मैं बड़ा खतरनाक हो जाऊंगा। तुम यहाँ पे पहले 14 से लेके 18 तक तुम बड़े खतरनाक रहे हो ना, तुम्हारी खतरनाकी सारी हमने देखी है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ को भी आदम एतमाद की कामयाबी का यकीन। समा से गुफ्तगू में नवाज शरीफ की जल्द वापसी का दावा कर दिया। चीज़ें जिस तरह आज न्यूट्रल हैं और खुदा करे यही हमारी एक जद्दोजहद थी कि अदारे आज़ाद हों, न्यूट्रल हों, फैसले आज़ादी से हों, आइन कानून के मुताबिक हों, तो नवाज शरीफ आपको पाकिस्तान नजर आएंगे। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि महंगाई मुकाओ मार्च हुकूमत की गिरती हुई दीवार के लिए आखिरी धक्का साबित होगा। हुकूमत के इत्तेहादी शाहजैन बुगटी ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया। बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद कहा हमसे किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं शाहजैन अपना फैसला करने में आजाद हैं। बहुत ही बहादुर फैसला है बुगटी साहब, आपने पूरे पाकिस्तान को एक पैगाम भेजा है। इमरान खान के सरप्राइज डे पर बिलावल का सरप्राइज। हुकूमत की इत्तेहादी जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म के मोमिन खुसूसी शाहजैन बुगटी ने हुकूमत का साथ छोड़ दिया। कहा हमसे किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। आज हम फेडरल गवर्नमेंट की कैबिनेट से इस्तीफा देते हैं, पीडीएम के साथ खड़े हैं। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ डिलीवर न कर सकी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने समा से गुफ्तगू में कहा शाहजैन बुगटी को फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। वो अपना फैसला करने में आजाद है, लेकिन जो वो जवाब पेश कर रहे हैं वो ज्यादा वजनी नहीं है। हम आपके सामने रिकॉर्ड रख सकते हैं कि बलूचिस्तान के लिए, इनके अपने हलके के लिए, इनके अपनी जात के लिए क्या कुछ नहीं किया गया।
फवाद चौधरी ने बयान दिया कि ये कई बार आएंगे और कई बार जाएंगे, कोई मसला नहीं, वज़ीर आज़म के साथ अवामी ताकत है। जनाब, हम आपको बता तो रहे थे इस अहम खबर के बारे में, और इस सबके साथ साथ आज वज़ीर आज़म ने जो खिताब किया उसका तस्करा भी कर लेते हैं। वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में बहुत अहम बात की थी। उन्होंने ख़त हाथ में उठाया, उसे लहराया और उसके बारे में बहुत कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा हमें धमकी भेजी गई है, ये ख़त लिख कर धमकी भेजी गई है। अब मामला ये जानने का है कि ये धमकी क्या धमकी है, किसने भेजी है, वज़ीर आज़म किस ख़त की बात कर रहे हैं। उससे पहले वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने गुफ्तगू की थी, उन्होंने तकरीर की थी और उन्होंने ये कहा था कि मैं वज़ीर ख़ारिजा हूँ आपका, पाकिस्तान का, मैं अपने हलफ की पासदारी कर रहा हूँ, मैंने सारी की सारी बात कप्तान को बता दी है। बिल्कुल, उन्होंने अपने जलसे में धुआंधार खिताब किया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली ज़ैदी साहब। बहुत शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में ख़त का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ख़त लिखकर धमकी दी गई है। सर, किसने ख़त लिखा है? क्या ख़त अस्करी क़यादत से शेयर किया गया है? सर, मेरे ख्याल में खत तो 100% अस्करी क़यादत के पास होगा, उनके साथ शेयर किया होगा। ये तो बिल्कुल किया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए मुझे, कम से कम मुझे तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा सर, क्या धमकी है? खत के बारे में जरा थोड़ा सा कुछ बताएंगे? ये मेरे ख्याल में जब अगर वक्त आ गया तो वजीर आजम खुद बता देंगे। अच्छा सर, अगर उन्होंने बताना होता इससे ज्यादा जो भी कुछ, तो मेरे ख्याल में वो अपनी तकरीर में बता देते, लेकिन जितना उन्होंने बता दिया उतना अक्लमंद को इशारा काफी। और माशाल्लाह आपके सुनने वाले और आप लोग कम से कम मुझसे ज्यादा अक्लमंद हैं। बाकी टीम से, आप लोगों से किसी को भी इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, कोई डिटेल्स आप लोगों से भी शेयर नहीं की गई किसी मोमेंट पर? मुझे नहीं पता कि किन किन वज़रा को या किन किन जो लोग हैं उनको पता है कि नहीं पता। मुझे पता है कि नहीं पता, ये सिर्फ मुझे पता है। अच्छा सर, उन्होंने बिल्कुल खत के ही तनाजुर में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान में बैठे हुए किरदार किसके कहने पर चल रहे हैं, हमारे पास ये सबूत मौजूद है, हर चीज़ आपके सामने भी लाएंगे। सर थोड़ा सा कुछ बताएंगे कि इन किरदारों के बारे में आपसे कोई जिक्र किया उन्होंने? देखिए, ये कौन किरदार हैं, ये आपको टीवी पे नजर आ रहे हैं। एक आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बाप बेटा की जी एब्सोल्युटली नॉट नहीं बोलना चाहिए था। फिर एक कह रहे हैं कि जी वो जो EU को कुछ नहीं बोलना चाहिए था। हमने तो नहीं बोला, वजीर आजम ने तो बिल्कुल साफ मौक़िफ़ लिया है। हम किसी की बूट पॉलिश नहीं करेंगे, किसी की गुलामी नहीं करेंगे। हमारा हर एक के साथ दोस्ती का रिश्ता है, रहेगा, सबके साथ ट्रेड होगी। हम खुला मुल्क चाहते हैं। इकोनॉमिक पावर बनने के लिए आपको साइड भी लेनी पड़ती है, आप हर एक के साथ होते हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली ज़ैदी समा से गुफ्तगू कर रहे थे।